आप सभी का एक बार फिर से मैं आपके अपने YouTube चैनल हिंदी ज्ञान पब्लिकेशन पे आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। हम हिंदी साहित्य की जो प्रश्नोत्तरी है वो कर रहे थे। आज कल हमने 246 तक क्वेश्चन किए थे। आज हम उसके आगे के जो क्वेश्चन है उसकी हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हमारे आज के क्वेश्चन पे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन ये रहने वाला है, निम्न कथनों पर विचार करें एवं सही को चुनें। इनमें से कौन सा कथन है वो सही है, ये हमें पूछा है। नंबर 1, शुक्ल ने अपने ग्रंथ का प्रयोग प्रारंभ में विद्यार्थियों के लिए एक नोट्स के रूप में है वो तैयार किया। नंबर 2, इस ग्रंथ का काल विभाजन वैज्ञानिक प्रवृत्ति से किया। पहला तो कह रहा है कि नोट्स के रूप में तैयार किया, दूसरा है कि इसके अंदर विभाजन है ग्रंथ का वो वैज्ञानिक प्रवृत्ति से किया। 3 नंबर का ऑप्शन है, शुक्ल जी के कालों के नामकरण में वीर गाथा काल जो प्रथम काल को छोड़कर के सभी को स्वीकार किया गया। 4 नंबर का ऑप्शन है कि शुक्ल ने अपभ्रंश के कवियों को हिंदी साहित्य इतिहास की पूर्व पीठिका में स्थान दिया। 5 है उपयुक्त सभी यानी सही है। हमें जो सही कथन है उसको चुनना है, उसका चुनाव हमें पहला ऑप्शन है कि शुक्ल ने अपनी ग्रंथ का प्रयोग प्रारंभ में विद्यार्थियों के नोट्स के रूप में तैयार किया, बिल्कुल सही है। इस ग्रंथ का काल विभाजन वैज्ञानिक प्रवृत्ति से किया, यह महत्वपूर्ण है। विधेयवादी पद्धति वैज्ञानिक प्रवृत्ति, शुक्ल जी के कालों के नामकरण में वीर गाथा काल प्रथम को छोड़कर के सभी को स्वीकार है वो किया गया था। शुक्ल ने अपभ्रंश के कवियों को हिंदी साहित्य इतिहास की पूर्व पीठिका में स्थान दिया गया था। चौथा ऑप्शन भी सही है, यानी चारों ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न वो यह रहा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी का पहला कवि है वो किसको माना है। इन्होंने मुंज और राजा भोज को, विशेष रूप से राजा मुंज को माना है। इन्होंने हिंदी का पहला कवि है वो राजा भोज या मुंज को माना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने हिंदी का प्रथम महाकवि किसको माना है। कवि तो माना है मुंज, राजा भोज, और प्रथम महाकवि है वो चंद्रबरदाई को माना है। अगला प्रश्न है वो ये है कि रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य किसे माना है। महाकवि तो चंद्रबरदाई को माना है और महाकाव्य है वो पृथ्वीराज रासो को, जो चंद्रबरदाई के द्वारा लिखी गई रचना है, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी का प्रथम महाकाव्य वो माना है। अगला प्रश्न है वो है कि चंद्रबरदाई की रचना पृथ्वीराज रासो को प्रथम जाली ग्रंथ किसने कहा है। प्रथम जाली ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। पृथ्वीराज रासो को सर्व पहले और सर्वप्रथम जाली ग्रंथ है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने ही कहा है। अगला प्रश्न है, शुक्ल जी ने खड़ी बोली की प्रथम रचना किसे माना है। खड़ी बोली की जो प्रथम रचना है वो छंद वर्णन की महिमा गंग कवि के द्वारा लिखी गई थी। छंद वर्णन की महिमा को इन्होंने प्रथम रचना है वो खड़ी बोली की माना है। खड़ी बोली की प्रथम रचना, यह खड़ी बोली की प्रथम रचना है वो गंग कवि की है। छंद वर्णन की महिमा को इन्होंने माना है। अगला प्रश्न है, शुक्ल ने काल विभाजन कितने कालखंडों में किया था। यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने काल विभाजन है वो कितने कालखंडों में विभाजित किया था। इन्होंने
चार कालखंडों में वैज्ञानिकता के आधार पर यह प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने काल विभाजन के कालखंडों को चार कालखंडों में किस पद्धति के आधार पर किया है, तो वैज्ञानिकता के आधार पर इन्होंने किया है। अगला प्रश्न है, शुक्ल के काल विभाजन से संबंधित सही कथन कौन सा है। इन्होंने शुक्ल जी के जो काल विभाजन है और उसका जो समय है उससे संबंधित हमें सही कथन का चुनाव करना है मित्रों। 1 नंबर का ऑप्शन है, वीर गाथा का काल 1050 विक्रम संवत से 1350 विक्रम संवत तक। पूर्व मध्यकाल 1375 विक्रम संवत से 1600 विक्रम संवत तक। उत्तर मध्यकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत तक। और गद्यकाल 1900 विक्रम संवत से 1984 विक्रम संवत तक। सही कथन का हमें चुनाव करना है। तो वीर गाथा काल इन्होंने 1050 विक्रम संवत से 1375 सही है। पूर्व मध्यकाल 1375 से 700 और उत्तर मध्यकाल 700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत है वो दिया। गद्यकाल को 1900 से 1984 तक। चारों ऑप्शन है वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को कितने विभागों में विभाजित किया है। वीर गाथा काल है इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने 2 उपभागों में विभाजित किया। पहले का नाम है अपभ्रंश काल, दूसरा है प्राकृतिक भाषा काल। अपभ्रंश काल और प्राकृतिक भाषा काल 2 भागों में विभाजित किया है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी के कालखंड को वीर गाथा काल नाम देने के लिए कितनी रचनाओं को माध्यम बनाया था। इन्होंने कुल 12 रचनाएं थी जिनको माध्यम है वो बनाया गया था वीर गाथा काल को नाम देने के लिए। अगला प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित रचना एवं रचनाकारों का सही मेल वाला कथन है उसको हमें चुनना है। इनमें से कौन सा कथन है वो सही है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई, बिसलदेव रासो नरपति नाल है, परमाल रासो जगनिक, हमीर रासो सारंगधर। हमें इनमें से सही कथन को जो सही मेल वाला है उसको चुनना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की है, बिसलदेव रासो नरपति नाल है, परमाल रासो जगनिक और हमीर रासो है वो सारंगधर की है। चारों ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वो यह है, निम्न में से सही का मिलान है। इनमें से कौन सा है वो सही मिलान है। पहेलियाँ अमीर खुसरो, 1 नंबर है वो पहेलियाँ अमीर खुसरो। दूसरा है जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की, जस जय चंद प्रकाश भट्ट केदार, खुमान रासो दलपति विजय। विषय नहीं, ये दलपति विजय है। दलपति विजय सभी सही है। तो पहेलियाँ अमीर खुसरो की हैं, पहेलियाँ मुकरियाँ ये अमीर खुसरो की हैं। अमीर खुसरो की अन्य भी रचनाएं हैं। जय मयंक जस चंद्रिका मधुकर कवि की है, जयचंद प्रकाश है वो भट्ट केदार और खुमान रासो दलपति विजय की है। तो चारों ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है वो यह है कि नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा जोड़ा सही है। विजयपाल रासो मल सिंह भाट, विजयपाल रासो है वो मल सिंह भाट। कीर्ति पताका विद्यापति, कीर्ति लता विद्यापति, पदावली विद्यापति सभी सही। इनमें से हमें सही जोड़ा है वो चुनना है। विजयपाल रासो है मल सिंह भाट का है, मल सिंह भाट। कीर्ति पताका, कीर्ति लता और पदावली ये विद्यापति की तीनों रचनाएं हैं वो विद्यापति की है। तो चारों ऑप्शन है वो सही है। ऐसे प्रश्न हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पूर्व मध्यकाल जिसे भक्ति काल कहा गया को कितने भागों में, कितने भाग एवं उपभागों में विभाजित किया। इन्होंने 2 भाग जिसके 4 उपभाग किए थे।
जिसकी चर्चा हम आगे करने वाले हैं। ऐसे ये प्रश्न इस तरीके से बनाए हैं, चारों ऑप्शन हैं आप सभी के सामने और चारों मिलान वाले हैं। इनमें से हमें एग्ज़ाम के अंदर एक प्रश्न है वो उठा सकता है, इनमें से एक या दो उठा सकता है। तो हम ऐसे प्रश्न बना के लेके आए हैं ताकि कोई भी प्रश्न है वो छूटे नहीं। अगला प्रश्न है, निर्गुण भक्ति काव्य धारा, निर्गुण भक्ति काव्य धारा को कितने भागों में बांटा है? तो जो निर्गुण भक्ति काव्य धारा है उसको दो भागों में बांटा है। नंबर 1 ज्ञानाश्रयी काव्य धारा, दूसरी का नाम है प्रेमाश्रयी काव्य धारा। दो भागों में निर्गुण भक्ति काव्य धारा को। इसी तरीके से अगला प्रश्न है, सगुण भक्ति काव्य धारा के उपभाग्यों के नाम कौन से हैं? इसको भी दो भागों में बांटा जाता, कृष्णाश्रयी काव्य धारा और रामाश्रयी काव्य धारा। ज्ञानाश्रयी और प्रेमाश्रयी है वो निर्गुण भक्ति काव्य धारा के दो उपभेद हैं, और उसी तरीके से सगुण काव्य धारा के दो उपभागों में वो कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी रहे हैं। कृष्णाश्रयी और रामाश्रयी है रहे हैं। अगला प्रश्न है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल यानी आधुनिक काल को कितने भागों में बांटा है? 3 उपभागों के अंदर इन्होंने बांटा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गद्य काल के उपभागों के नाम में सही कथन कौन सा है? जो 3 भाग हैं वो इसका अगला प्रश्न बना किया यह है कि प्रथम उत्थान काल जिसको भारतेंदु युग कहा गया, द्वितीय उत्थान काल जिसे द्विवेदी युग कहा गया, और तृतीय उत्थान काल जिसे छायावादी युग है वो कहा गया। चारों ऑप्शन है वो सही है। तीनों के तीनों जो उपभाग हैं वो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आधुनिक या जिसे गद्य काल कहा गया उसके हैं। अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत, चिंतामणि और विश्व प्रपंच ये रचनाएं किसकी है? रस सिद्धांत, चिंतामणि और विश्व प्रपंच है ये रचनाएं आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं। चिंतामणि हमें देख करके ऐसा लगता है कि इन्होंने चिंतामणि नहीं लिखी होगी, लेकिन ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है जिसका नाम चिंतामणि विश्व प्रपंच है। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजना ये रचनाएं किसकी है? काव्य में रहस्यवाद और काव्य में अभिव्यंजना आचार्य रामचंद्र शुक्ल के। आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है वो अनेक रचनाएं हैं जिसमें से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उसको हम पढ़ रहे हैं। हमारा अगला प्रश्न है वो ये है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीरदास जी को किस श्रेणी का कवि माना है? ये कबीरदास जी को सामान्य श्रेणी का कवि है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मानते हैं। इन्होंने कहा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि कबीरदास जी हैं वो एक सामान्य श्रेणी के कवि हैं, मैं इनको विशेष श्रेणी के अंदर स्थान नहीं दे सकता। हमारा अगला प्रश्न है वो यह है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना का क्या नाम है? रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना का नाम हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल की रचना का नाम है। अगला प्रश्न है, रमाशंकर शुक्ल रसाल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन कब किया गया था? 1931 में इन्होंने अपनी रचना का प्रकाशन किया। अगली है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने हिंदी साहित्य इतिहास को किस नाम से व कितने भागों में बांटा था? दोहरे नामकरण के नाम से हिंदी साहित्य इतिहास को दोहरे नाम के साथ इन्होंने 3 भागों में है वो बांटा गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथन सही है? रसाल के ग्रंथ से संबंधित इन्होंने सही पूछा है। आदिकाल, पूर्वादिकाल, आदिकाल जिसके अंदर इन्होंने पूर्वादिकाल और उत्तरार्ध आदिकाल दिया। दूसरा ऑप्शन है कि मध्यकाल जिसको पूर्वाह्न मध्यकाल कहा और उत्तरार्ध मध्यकाल कहा। तीसरा वर्तमान काल जिसको इन्होंने परिवर्तन काल और वर्तमान काल नाम दिया। ये तीनों ऑप्शन हैं वो सही है। हमारा अगला प्रश्न है कि वो सही कथन है
इसमें से सही कथन कौन सा है? रमा शंकर शुक्ल रसाल से संबंधित हमें पूछा है। आदिकाल समय 1000 विक्रम संवत से 1400 विक्रम संवत, जिसे इन्होंने हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था कहा। दूसरा ऑप्शन है मध्यकाल, जिसको 1400 विक्रम संवत से 1800 विक्रम संवत तक बांटा और इन्होंने हिंदी साहित्य की पहले तो इन्होंने बाल्यावस्था कहा और उसके बाद मध्यकाल को इन्होंने किशोरावस्था कहा। अगला है वर्तमान काल, 1800 विक्रम संवत से अब तक हिंदी की युवा व्यवस्था। इनमें से सही कथन को हमें चुनाव करना है। तो आदिकाल को इन्होंने हिंदी साहित्य की बाल्य अवस्था कहा है और 1000 से 1400 विक्रम संवत का जो समय है वो सही है। दूसरा ऑप्शन है मध्यकाल को इन्होंने 1400 विक्रम संवत से 1800 विक्रम संवत हिंदी साहित्य की किशोरा व्यवस्था है वो कहा है, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन है वर्तमान काल, 1800 से लेकर के वर्तमान समय तक इन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य की युवा व्यवस्था है वो चल रही है। तो इस प्रकार हमारा जो तीनों ऑप्शन हैं वो सही है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है वो है कि रमाशंकर शुक्ल रसाल ने आदिकाल को किस नाम से है वो पुकारा। ये प्रश्न है वे आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है कि रमाशंकर है वो शुक्ल रसाल ने आदिकाल को किस नाम से पुकारा है। जय काव्यकाल के नाम से इन्होंने पुकारा है। यह प्रश्न है, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय किसकी रचनाएं हैं। एक तो हम बात करें तो साहित्य प्रकाश है, एक साहित्य परिचय है, वो डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल की जो रचनाओं का नाम है। साहित्य प्रकाश और साहित्य परिचय है। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म कब एवं कहाँ पर हुआ था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म है 15 सितंबर 1905 ईस्वी सागर मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना का क्या नाम है। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ध्यान रखना है इनकी रचना का नाम आलोचनात्मक इतिहास है। हिंदी साहित्य का इतिहास लगभग मिलेगी। इन्होंने हिंदी साहित्य वैज्ञानिक इतिहास डॉक्टर नगेंद्र ने और आलोचनात्मक इतिहास है वो रामकुमार वर्मा ने लिखी है। हमारा अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा की रचना हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन है वो कब हुआ था। हिंदी साहित्य की आलोचनात्मक इतिहास का प्रकाशन वर्ष 1938 ईस्वी के अंदर हुआ था। अगला प्रश्न डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने काल विभाजन में किसका अनुसरण किया एवं कितने भागों में बांटा था। डॉक्टर रामकुमार वर्मा की हम बात कर रहे हैं, इन्होंने काल विभाजन में किसका अनुसरण किया था। तो इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के 4 कालखंडों आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आचरण किया और 4 कालखंडों के अंदर इन्होंने बांटा। इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा जो बांटे गए थे उनका अनुसरण करते हुए इन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास को इन्होंने 4 भागों में या 4 कालखंडों में इन्होंने बांटा था। अगला प्रश्न है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के काल विभाजन से सही है। इन्होंने हमें 4 जो रामकुमार वर्मा के द्वारा दिए गए थे कालखंड है उससे संबंधित हमें सही कथन को चुनना है। अगला पहला ऑप्शन है संधि एवं चारण काल 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक। भक्ति काल 1375 विक्रम संवत से 1700 विक्रम संवत तक और रीति काल 1700 से लेकर के 1900 विक्रम संवत तक। आधुनिक काल 1900 से लेकर के अब तक। तो चारों ऑप्शन हैं वो सही है। इन्होंने संधि एवं चारण काल को 750 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत माना और भक्ति काल को 1375 से 1700 विक्रम संवत तक और रीति काल को 1700 से 1900 विक्रम संवत तक माना है और आधुनिक काल को 1900 से लेकर के अब तक माना है। अगला प्रश्न है मित्रों वो ये है आदिकाल को संधि एवं चारण काल किसने कहा था। संधि एवं चारण काल रामकुमार वर्मा ने। ये प्रश्न है वो फर्स्ट ग्रेड और
फर्स्ट ग्रेड भर्ती और कॉलेज व्याख्याता के अंदर पूछा गया था। आदिकाल को संधि एवं चारणकाल किसने कहा है? तो डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा कहा गया था। रामकुमार वर्मा ने अपने ग्रंथ में कब तक का वर्णन है वो क्या डॉक्टर रामकुमार वर्मा की हम बात कर रहे हैं। इन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर 700 से लेकर के 1700 विक्रम संवत तक का वर्णन किया है, आगे का वर्णन इन्होंने नहीं किया। अगला प्रश्न है, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने निर्गुण भक्ति काव्यधारा को क्या कहा है? संत सूफी काव्यधारा है वो कहा है। निर्गुण भक्ति काव्यधारा को क्या कहा है? संत सूफी काव्यधारा कहा है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी का जन्म कब हुआ था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्विवेदी का जन्म हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो 19 अगस्त 1907 ईस्वी के दिन हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ पर हुआ था? आर्त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। ये प्रश्न है वो वेरी इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म है वो कहाँ पर? आर्त दुबे का छपरा बलिया उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की मृत्यु कब हुई थी? 19 मई 1979 के दिन नई दिल्ली के अंदर है वो इनकी मृत्यु हुई थी। हिंदी साहित्य की भूमिका रचना किसकी? हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना का नाम हिंदी साहित्य की भूमिका है। तो ये प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हिंदी साहित्य की भूमिका का समय क्या है? 1940 ईस्वी के अंदर इसको लिखा गया था। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी के अंदर लिखी। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 ईस्वी। हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952 ईस्वी। सभी सही है, चारों और तीनों ऑप्शन हैं वो सही है। सर्वप्रथम हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी के अंदर प्रकाशन किया। उसके बाद हिंदी साहित्य का उद्भव एवं विकास 1952 में, और हिंदी साहित्य का आदिकाल है वो भी 1952 में इन्होंने प्रकाशित किया। तो ये क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी वैचारिक दृष्टि से प्रतिद्वंदी किसके रहे हैं? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी है वो वैचारिक दृष्टि से प्रतिद्वंदी है वही आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हैं। ये प्रश्न है, ये फर्स्ट ग्रेड भर्ती के अंदर आया हुआ है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने साहित्य इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 4 कालखंडों के अंदर है साहित्य इतिहास को विभाजित किया है। अगला प्रश्न, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या क्या नाम दिए हैं? काल से क्या क्या नाम दिए? काल से सही चुनाव करें। आदिकाल 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक भक्तिकाल है। भक्तिकाल 1400 से लेकर के 1600 ईस्वी तक, रीतिकाल 1600 से 1800 और आधुनिक काल 1800 ईस्वी से वर्तमान समय तक। इसी को आधार मान करके हिंदी साहित्य है वो पढ़ा जाता है। तो आदिकाल जिसको वीर गाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, और सभी तीनों के तीनों उसको मान्य किए गए थे। हमारा जो अगला प्रश्न है वह है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? आदिकाल। ये प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीर गाथा काल को हजारी प्रसाद वीर गाथा काल है इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या नाम दिया? आदिकाल। अगला प्रश्न है, आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने क्या कहा है? आदिकाल को हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अत्यंत विरोध और व्याघातों का काल कहा है। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? हिंदी का प्रथम कवि इन्होंने अब्दुल रहमान को माना। अब्दुल रहमान। हजारी प्रसाद द्विवेदी को टैगोर पुरस्कार कब एवं किस अकादमी ने दिया था? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हजारी प्रसाद द्विवेदी को टैगोर पुरस्कार है वो कब किस अकादमी के द्वारा दिया गया था? 1962 ईस्वी बंग साहित्य अकादमी के द्वारा इसको बंग साहित्य अकादमी के द्वारा इनको दिया गया था।
अगला प्रश्न है हजारी प्रसाद द्विवेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब एवं किस उपलक्ष्य में मिला था? 1973 ईस्वी के अंदर आलोक पर्व निबंध संग्रह के ऊपर इन्हें ये पुरस्कार है मिला था। हम साहित्य की बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य का अकादमी पुरस्कार इन्होंने मिला है 1973 में। आलोक पर्व जो निबंध था, आलोक पर्व के ऊपर अगला प्रश्न है वो ये है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल का उदय माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति काल को उदय आचार्य रामचंद्र शुक्ल के मत का खंडन कर इस्लामिक आक्रमण के कारण हुआ का विरोध कर इन्होंने स्वाभाविक प्रवृत्ति को माना है। हमारा आज का जो अंतिम प्रश्न है वो ये है, भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। यह कथन किसका है एवं किसकी प्रशंसा में कहा गया था? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। गोस्वामी तुलसीदास जी से संबंधित यह कथन इन्होंने कहा है। कॉलेज व्याख्याता के अंदर ये प्रश्न आया हुआ है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करे। यह कथन किसका एवं किसकी प्रशंसा में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए कहा गया है। तो आज के लिए है इतना ही। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।